नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ वो है पटाक्षेप नहीं होगा। यह कहानी जो है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी लिटरेचर में लगी हुई है। तो आज हम पढ़ेंगे पटाक्षेप नहीं होगा। तो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक कौन है? हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज जो राजस्थान के लेखक रहे हैं, जिन्होंने अपना जो एमए का और पीएचडी का जो अध्ययन किया है वो हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है। तो हम देखते हैं कि हेतु भारद्वाज जिनका जन्म कब होता है? 15 जनवरी सन 1937। जैसा हमें पता है कि प्रत्येक जो साहित्यकार है, जो लेखक लिख रहा है, वह क्या होता है, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, जो उसको प्रभावित करती है या जो उसके मन को टटोलती है, तो वह उसकी ही उपज क्या होती है, उसकी रचना होती है। तो हम देखते हैं कि सन 1937 में उनका जन्म हुआ है। तो उनका जो जीवन है वो 1947 के समय तक, आज़ादी जब मिल रही थी, तब वह जो है उनका सोच का दायरा जो था वो बढ़ रहा था। तो हम देखते हैं कि वो अपनी रचनाओं में समाज की उस आज़ादी के समय की जो घटना थी, जिस समय हम देखते हैं कि आज़ादी से पहले क्या था कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम लोग गुलाम थे, और उस गुलामी के कारण हम देखते हैं कि अंग्रेज अपनी स्वार्थ लोलुपता और अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए कई छल कपट, षड्यंत्र और कूटनीति का प्रयोग करके हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। तो हम देखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो हमारे जो भारतीय लोग थे, हम जो लोग थे, वह आकांक्षाएं इस चीज़ को बांध के रखी हुई थी कि हम आज़ाद होंगे तो हमारा सुनहरा भविष्य ऐसा होगा जो आज हमारी सुनी नहीं जाती। वहीं पे आज़ादी के बाद लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक शासन होगा, तो उसमें जनता की सुनी जाएगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार होगा और समतावादी, समानता के साथ में सभी जो लोग हैं वो एक साथ रहेंगे, ऊंच नीच की भावनाएं नहीं होगी। लेकिन हम देखते क्या है हकीकत में कि सन 1947 के बाद में जब हम आज़ाद होते हैं, जब हमारा संविधान लागू हो चुका होने की दौड़ में होता है, तब जो हमारा लोकतंत्रात्मक राज्य बन रहा होता है, तो उसकी जो भी धारणाएं बन रही थी वो सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर रह गई थी, हकीकत कुछ और ही थी। ऐसी ही हकीकत कुछ जो है वो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में हेतु भारद्वाज लेके आए हैं। तो हेतु भारद्वाज जो है उनका जन्म कब होता है? 15 जनवरी सन 1937 में। जैसे ही सेकंड ग्रेड में लगा हुआ है, तो आपके लिए हेतु भारद्वाज का जो जीवन परिचय है वह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका जो मूल नाम था वो क्या था? होतीलाल भारद्वाज। उनका मूल नाम तो था होतीलाल भारद्वाज और उनका साहित्यिक नाम था हेतु भारद्वाज। हम देखते हैं इनका जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? रामनेर गांव, बुलंदशहर। जो बुलंदशहर यूपी का जो जिला है बुलंदशहर, उसके गांव का नाम क्या है? रामनेर गांव। तो हम देखेंगे कि इस कहानी में हेतु भारद्वाज ने जहाँ पे खुद का जन्म हुआ है, उसी गांव को इसमें केंद्रीय पात्र के रूप में प्रयोग किया है। उसी के इर्द गिर्द जो है वो संपूर्ण जो कहानी है वो घटेगी। हम देखते हैं कि हेतु भारद्वाज ने कहानी में, उपन्यास में, व्यंग्य में, संस्मरण में आदि कई गद्य विधाओं में जो है अपनी लेखनी चलाई और उन्होंने रचनाएं लिखी। उनका कहानी संग्रह जो प्रसिद्ध है वो क्या है? एक तो है पहला 3 कमरों का मकान सन 1970। 3 कमरों का मकान सन 1970 में प्रकाशित हुआ। यह जो कहानी संग्रह है वो हेतु भारद्वाज का सबसे पहला कहानी संग्रह है। फिर हम देखते हैं दूसरा कहानी संग्रह जमीन से हटकर सन 1978 में प्रकाशित हुआ। तीसरा कहानी संग्रह है चीफ साहब आ रहे, 1980 में प्रकाशित हुआ। चौथा कहानी संग्रह सुबह सुबह जो है वो सन 1983 में प्रकाशित हुआ। पांचवा कहानी संग्रह है तीर्थ यात्रा, जो सन 1983 में प्रकाशित हुआ। पटाक्षेप नहीं होगा जो हमारी कहानी का आज शीर्षक है, उस कहानी संग्रह का जो प्रकाशन होता है वो कब होता है? सन 1991 में होता है।
रास्ते बंद नहीं होते। तो यह जो है ये 2000 में प्रकाशित हुआ। और समय थमता नहीं 2012 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। जैसे पटाक्षेप नहीं होगा कहानी संग्रह है सन 1991 में प्रकाशित होने वाला कहानी संग्रह है। इस पटाक्षेप नहीं होगा कहानी संग्रह में कहानी है पटाक्षेप नहीं होगा। वह कहानी हंस पत्रिका जो थी उस हंस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? सन 1990 में। सन 1990 में पटाक्षेप कहानी जो है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में। यह भी प्रश्न जो है वो पूछे जाने की गुंजाइश है। और इसके साथ ही हम देखते हैं पटाक्षेप कहानी संग्रह जो था वो कब प्रकाशित होता है? सन 1991 में। उनका एक उपन्यास भी है जिसका नाम है बनती बिगड़ती लकीरें। बनती बिगड़ती लकीरें कब प्रकाशित हुआ? 1976 में। उनके द्वारा लिखी गई जीवनी भी है जिसका नाम है क से कांता, जो सन 1998 में प्रकाशित हुई। संस्मरण का नाम है जो याद रहा 2012 का, और 2011 में कुछ इधर की कुछ उधर की संस्मरण दोनों जो है वो किसने प्रकाशित किए? हेतु भारद्वाज ने। वो जो हेतु भारद्वाज अन्य जो ये गद्य की विधाएं तो लिखते ही हैं, इसके साथ ही क्या है वो एक पत्रकार यानी कि संपादक का कार्य भी करते हैं। वो कई विभिन्न पत्रिकाओं में संपादन का कार्य उन्होंने कर रखा था। उनमें से एक त्रैमासिक पत्रिका है अक्सर, आज की कविता पत्रिका, मधुमती पत्रिका, समय माजरा इत्यादि कई पत्रिकाएं जो थी उसमें भी उन्होंने क्या किया? संपादक का कार्य किया था। इस प्रकार हमने यह तो देखा क्या? हेतु भारद्वाज जो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी के लेखक हैं, जिसका जीवन परिचय और उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई और कब कब प्रकाशित की गई। अब हम देखते हैं कि पटाक्षेप नहीं होगा कहानी में हेतु भारद्वाज जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो कहानी है, कहानी की शुरुआत जब होती है तो शुरुआत में हेतु भारद्वाज अपनी पंक्ति में लिखते हैं कि ये जो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है इसमें कोई भी मुख्य पात्र नहीं है। इसमें जो केंद्रीय पात्र है वो क्या है? यह खुद क्या? रामनेर गांव। मैंने बताया ना कि इनका जो जन्म होता है वो कौन से गांव में होता है? रामनेर गांव। इसी के इर्द गिर्द पूरी जो कहानी है वो घूमेगी। रामनेर गांव इसका मुख्य यानी कि केंद्रीय पात्र है। दूसरी बात कि इसके अंदर जो मुख्य विषय उठाया गया है वो विषय क्या उठाया गया है कि आजादी से पहले और आजादी के बाद की स्थिति। क्या आजादी से पहले स्थिति? क्या कि आजादी से पहले जो हमारा देश गुलाम था, जहाँ पे जनता के लोगों पर समाज के लोगों पर अत्याचार किए जाते थे, वहीं पे जब आजादी हमें मिलने लगी तो लोगों में यह भावनाएं, यह आकांक्षाएं, ये इच्छाएं जागने लगी कि आजादी के बाद जो है एक सुनहरा भविष्य हमें मिलेगा। लेकिन यह रामनेर गांव उसका यह प्रतीक है। आज प्रत्येक गांव का प्रतीक मात्र बताते हुए जो हेतु भारद्वाज है ये बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद हमें जो लोकतंत्रात्मक प्रजातंत्रात्मक जो राज्य मिला, जहाँ पर समतावादी समाज की बात की जाती है। किस किस की बात की जाती है? एक तो लोकतंत्रात्मक मतलब समझते हैं कि जनता के द्वारा किया गया शासन, और दूसरा क्या कि समतावादी विचारधारा, यानी कि लोगों के साथ में समान विचारधारा और समान व्यवहार किया जाएगा, जो उस समय नहीं किया जाता था। लेकिन ये दोनों ही क्या चीज थी? ये दोनों ही कागजी तौर पर ही जो है ये जो बातें थी ये सिर्फ कागजों में लिखी जाने तौर पर ही रह गई। वो कैसे रह गई वो हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। अब इस कहानी में देखा जाए तो एक तो बताया मैंने कि इसका जो केंद्रीय पात्र है वो क्या है? रामनेर गांव है। इस रामनेर गांव के इर्द गिर्द ही पूरी जो कहानी है वह घटेगी।
देखा जाए तो हेतु भारद्वाज जो ये कहानी लिख रहे हैं, तो एक तो होता है नाटक, एक होती है कहानी। नाटक और कहानी में क्या होता है कि नाटक का हम क्या करते हैं, मंचन करते हैं, और उसके अंदर अभिनेता और रंगमंचीय दृष्टि से क्या होता है, उसका हम मंचन कर सकते हैं। लेकिन कहानी के अंदर किसी एक घटना को माध्यम बनाकर उसके अंदर किसी एक विषय को उठाया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो पटाक्षेप नहीं होगा कहानी है, ये एक कहानी ऐसी है जो नाटकीयता को लिए हुए है। नाटकीयता को लिए हुए मतलब क्या है कि इसके अंदर नाटक के गुण हैं। जैसे नाटक के गुण के अर्थ है कि इसके अंदर जो नाटक का शुरू होता है कि प्रारंभ होता है, फिर हम देखते हैं कि कथा का एक विस्तार बढ़ता है, फिर वो उत्कर्ष पर पहुंचती है, फिर वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करती है, और अंत में क्या करती है, वह अपने पूरे उस उद्देश्य के साथ में उस कहानी का अंत बताती है और एक कोई जो है मैसेज छोड़ती है। तो ऐसे ही यह कहानी भी करेगी। तो एक तो रामनेर गांव, एक क्या है कि इस कहानी में आपको चार तो क्या मिलेंगे, चुनाव, 4 दौर का चुनाव होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ऊंच नीच की भावना, अर्थात जातिवादी विद्वेष जो है वो इस कहानी में दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा इसके अंदर, जो ऊंच नीच की भावना और जातिवादी विद्वेष, इसके साथ ही ये पटाक्षेप नहीं होगा कि जो प्रतीकात्मक रूप जो इस एक कहानी का जो नाम दिया है, उस नाम के कहने का मतलब है, सबसे पहले तो इस चीज को समझते हैं कि पटाक्षेप क्या होता है। पटाक्षेप इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पट प्लस आक्षेप, अर्थात जो किसी नाटक के या किसी कथा के चलने के बाद में जो मंच के ऊपर पर्दा गिरता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यह कहानी या यह जो नाटक है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन पट यानी कि पर्दा, जो पर्दा गिरने की प्रथा है, जो एक कथा या कोई जो बात कही गई है उसकी समाप्ति का प्रतीक होता है, तो वह पटाक्षेप, आक्षेप मतलब नहीं गिरना, तो वह पर्दा जो है वो नहीं होगा, पर्दा कभी नहीं गिरेगा। अर्थात ऐसी समाज के अंदर जो व्यवस्था चल गई थी, ऐसे लोगों के अंदर खुद की, जहाँ पे हमारे आजादी से पहले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे, वहीं आजादी के बाद अपने ही लोग अपने लोगों पर अत्याचार और शासन करने में लग गए थे। तो उसी स्वार्थ, लोलुपता और सत्ता के लालच के कारण जो विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही थी, जो जातिवादी भावना बढ़ती जा रही थी, जो जातिवादी की खाई जो थी दिन दिन जो है वो किस तरीके से समाज के अंदर व्याप्त हो रही थी, उसी का चित्रण किया है, जो आज भी इतनी प्रासंगिक सिद्ध होती है कि हम देखते हैं कि आज भी चुनावी दौरों में यही होता है कि वंशानुगत रूप से, जैसे आज जिसका बेटा सरपंच बन गया, उसी के परिवार का आने वाले चुनाव में बेटा प्रधान बन जाता है, उसी का परिवार का सदस्य कोई जिला परिषद का अध्यक्ष बन जाता है। तो इस प्रकार से इनकी जो क्या चलती है, रणनीति जो है वो चलती रहती है। तो यह जो कहानी के अंदर विषय वो हेतु भारद्वाज उठा रहे हैं, तो यह उतना ही प्रासंगिक आज भी लगता है। तो अब हम विस्तृत रूप में कहानी की संक्षिप्त कथा देखते हैं। कथा कुछ ऐसी है, इसके अंदर जो पात्र है, इसके सबसे पहला तो जो रामनेर गांव है, इस रामनेर गांव का एक मुखिया है। वैसे तो मुखिया का नाम जो है वो कहानी के अंत में दिया गया है, लेकिन मैं आपको यही बता देती हूँ, केसरी सिंह नामक एक मुखिया है, जो किसका, रामनेर गांव का मुखिया है। यह आजादी से पहले मुखिया पद जो था, वह आजादी के बाद क्या हो जाता है, ग्राम पंचायत और बनने के कारण प्रधान का पद हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस एकांकी में जो मुखिया है, मुखिया आजादी मिलने के पश्चात में रामनेर गांव में जब पहली बार किसका वोट का जो प्रावधान शुरू हो चुका था, जो चुनावी जो दाव पेच शुरू हो चुके थे, तो चुनाव पहला जो रामनेर गांव में जो खेला जाता है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि मुखिया केसरी सिंह जो है वो ब्राह्मणों और उच्च कुल के और जो रामनेर गांव के जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करते हैं और
यह राय लेते हैं कि हमारे गांव का प्रधान जो होगा वो कौन होगा। तो देखा जाता है कि अधिकतर होता है कि गांव में कोई भी किसी बात पे विचार विमर्श किया जाता है तो प्रतिष्ठित लोग जो होते हैं वो पंचायत में इकट्ठे होते हैं, और जिसमें पंचायत जब बनी तो उसके अंदर 5 जो सदस्य होते हैं, जिसमें इस रामनेर गांव में जो 5 सदस्य थे उसमें 3 सदस्य तो थे ब्राह्मण और ठाकुर कुल के और 2 सदस्य थे चमार। एक और बात कि इस रामनेर गांव में सबसे अधिक जो है संख्या किसकी है, चमारों की है। यहाँ पर चमार जाति जो है वो सबसे ज्यादा निवास करती है। तो हम देखते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों की बात को ही वहां पे सुना जाता है, और उनकी राय से जब मुखिया अपनी दावपेच की नीति से जब ये कहते हैं कि हमारे अगले चुनाव में कौन खड़े हो और किसको प्रधान पद पे चुना जाए, तो वो प्रतिष्ठित लोग ऐसे कहते हैं क्यों ना मुखिया जी आप ही हमारे अगले प्रधान बन जाइए। तो उनकी बड़ी ही कुटिल और स्वार्थ लोलुप भाषा में वो कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप मेरे बेटे का नाम क्या आएगा, राम सिंह। तो मेरे पुत्र जो है राम सिंह उसको चुनाव में खड़ा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सभी की रजामंदी पर मुखिया का बेटा राम सिंह जो है वो प्रधान पद पर क्या हो जाता है, निर्विरोध जीतता है, अर्थात उसके पक्ष में विपक्ष में कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होता है। और इन सबसे पहली जो सत्ता हाथ में आती है वो जो कभी कितने समय लंबे समय से आजादी के पहले से जो मुखिया चला आ रहा है उसी का परिवार बनता है। तो एक तरह से यहाँ पे एक और जो बात चलती है वो है वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण, यानी कि एक ही वंश के बाद में दूसरा उसी वंश का व्यक्ति फिर तीसरी पीढ़ी का वही व्यक्ति जो है इस सत्ता को प्राप्त करेगा। तो यह जो पीढ़ी, ये जो प्रणाली है हम इस कहानी में देखेंगे। जब मुखिया का बेटा राम सिंह निर्विरोध जीत जाता है तो हम देखते हैं कि गांव में जैसा कि आजादी के बाद बोला गया था कि समतावादी जो है वो समाज होगा और लोगों की सुनी जाएगी, प्रजातंत्रात्मक राज्य होगा, तो वहाँ पे लोगों को अपने विचार बोलने के अधिकार होंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। राम सिंह जब प्रधान बन जाता है तो हम देखते हैं कि गांव में पाठशाला भी खुलती है, डाकघर भी जो है उसकी व्यवस्था भी होती है। लेकिन जो राम सिंह होता है वह डाकघर और पाठशाला की जो जिम्मेदारी होती है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या है, दयाराम। तो वो दयाराम को क्या करता है, पाठशाला और डाकघर का काम सौंप देता है। लेकिन दयाराम एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है। जायज सी बात है, कोई जरूरी नहीं है कि मुखिया का बेटा है तो वह बहुत ही गुणी और बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति है, वह उस काबिल है कि नहीं, लेकिन वह उस वंश का है तो वह जो है वो निर्विरोध जीत जाता है। तो उसके संपर्क वाले लोग भी तो ऐसे ही होंगे। तो दयाराम उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाता है, तो वो कागजी तौर पे ही हमेशा पाठशाला और डाकघर के कार्य जो है उस गांव में चलते हैं। जैसे उस समय क्या था कि पंचायत के जो चुनाव होते थे वो प्रत्येक 3 वर्ष में होते थे। तो हम देखते हैं कि प्रधान बनने के बाद में जब दूसरी बार वापस प्रधान का क्या होता है, चुनाव होता है। पहला प्रधान का हो चुका है, दूसरी बार प्रधान का चुनाव होता है। तो इस समय क्या होता है कि हम देखते हैं कि राम सिंह जो है वह राम सिंह प्रधान पद के लिए क्या होता है, खड़ा होता है। लेकिन राम सिंह जो है वो क्या है, ब्राह्मण और ठाकुर कुल का व्यक्ति है। मतलब यहाँ पे जो उच्च जाति और निम्न जाति है उसका भेद भी हम देखते हैं। तो यह बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पे 2 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे आप, एक तो है महेंद्र, एक है बलवीर। महेंद्र और बलवीर 2 व्यक्ति जो है ये भी है तो ब्राह्मण कुल के ही, लेकिन ये क्या है, गलत और अत्याचारी जो भावना लेके ये जो शासन कर रहे थे इसके विरोधी होते हैं। और ये जो देखते हैं, ये चमार जाति जो थी वो अशिक्षित होती है और जागरूक नहीं होती है। तो वो चाहते हैं कि ये लोग जागरूक हो, इसलिए ये क्या करते हैं, एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है क्या, फगना। फगना जो है वो कौन है, चमार है। तो वह जो है वो फगना को इस
प्रधान के पद पर खड़ा होने के लिए क्या करते हैं, जागरूक करते हैं और चमारों को अपने अधिकारों के लिए भी वो क्या करते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भी यह अधिकार है कि तुम अपने हक के लिए खड़े हो। लेकिन जब ब्राह्मणों को, जब प्रधान को यह सब कुछ पता चलता है तो वो क्या होता है, वही लोगों को नहीं, सबके सामने, सरकार के सामने नहीं दिखाया जाएगा और जो ब्राह्मण होते हुए भी बलवीर और महेंद्र के जो पिता है उनको धमकाया जाता है, उनकी जमीन छीन ली जाती है और अंत में क्या होता है कि उनको मार के नदी किनारे फेंक दिया जाता है और यह कह दिया जाता है कि हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। और हम देखते हैं कि यह इतने डर जाते हैं कि महेंद्र और बलवीर जो है वो अपने मामा के साथ में दिल्ली शहर जो है वो पढ़ने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि दूसरी बार भी जो प्रधान बनते हैं वो कौन बनते हैं, राम सिंह। और यहाँ पर फगना जो है वह चमार जो है प्रतिनिधि के रूप में खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर अब जैसे 3 साल में जो चुनाव होता है, यहाँ पे भी इनकी जो नीति देखो क्या किया इन्होंने कि 3 साल बाद जो चुनाव होना होता है, अगला जो चुनाव होता है वो कितने साल बाद होता है, 7 साल बाद होता है। और 7 साल बाद होने का कारण क्या है कि ये सत्ता पर बने रहना चाहते हैं और उसका जो धन है उसको इकट्ठा करना तथा सत्ता का जो भी गलत और सही जो उनके लिए फायदे में चीजें हैं वो करना चाहते हैं। तो 7 साल बाद होने का फिर वो क्या करते हैं कि 3 साल बाद होने ही वाला होता है कि कभी वह अकाल की समस्या को, तो कभी अतिवृष्टि जो ज्यादा बारिश होने के कारण जो नुकसान हुआ उसके कारण, अर्थात आपदात्मक घटनाएं जो होती है उसको कारण बताकर जैसे तैसे जो क्या करते हैं, चुनाव को आगे बढ़ा देते हैं। फिर 7 साल बाद जब चुनाव होता है तो इस बार में ये जो तीसरा चुनाव हुआ है तो इसमें भी प्रधान जो बनेंगे उसके लिए राम सिंह जो है वो वापस उस पद के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही यह नामांकन होता है तो इस नामांकन के लिए फगना जो है, जो कि अब तक जो बाहर बलवीर और महेंद्र दिल्ली पढ़ने के लिए गए थे, तो हम देखते हैं कि महेंद्र और बलवीर शहर में पढ़ते हुए चपरासी, सरकारी चपरासी बन जाते हैं। लेकिन वो लगातार फगना से संपर्क में रहते हैं और उनको कैसे न कैसे जागरूक करने में लगे रहते हैं। जब फिर से चुनाव आता है तो फगना दिल्ली जाता है और महेंद्र और बलवीर से मिलता है और कहता है कि तुम वोट जरूर देने आना, मैं इस बार जो है इस पद के लिए खड़ा हो रहा हूँ। जब राम सिंह और उन लोगों को, ब्राह्मण उच्च कुल के लोगों को पता चलता है कि फगना ने ऐसा कुछ किया है तो वो और ही रणनीति करते हैं। वो क्या करते हैं कि शहर में जो जितने भी चमार यहाँ से गए थे शिक्षा के लिए, उनके जो नाम है वो वोटर से हटा देते हैं कि जो शहर में चमार लोग नौकरी कर रहे हैं या शहर रह रहे हैं वो वोट नहीं दे पाएंगे। दूसरा क्या करते हैं, ब्राह्मण कुल के होते हुए भी महेंद्र और बलवीर का भी नाम जो है वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। और उसके साथ ही तीसरा काम क्या होता है कि जो महिलाएं थी चमारों की, वो महिलाएं, जैसा आपको पता है आज भी गांव में क्या होता है कि जो गृहिणी महिलाएं होती हैं तो वह गृहस्थी का कार्य वगैरह कर करा के जब क्या है दोपहर के समय जब भी वह वोट देने के लिए जाते हैं, लेकिन होता है ऐसा है कि जब वो वोट देने जाते हैं तो उनके नाम के फर्जी वोट जो है वो पहले से ही डाले जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सीधे सीधे फगना के जो वोट थे वो सब टूट जाते हैं और यहाँ पर पुनः जीत किसकी होती है, राम सिंह की। मतलब राम सिंह आजादी मिलने के बाद लगातार 3 बार क्या बना, प्रधान बना। तो यह वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण और स्वार्थ लोलुपता जो है वो बेचारी जो छोटी जाति, जो निम्न जाति है उनके ऊपर अत्याचार की जो सीमा थी वो दिन ब दिन क्या हो रही थी, बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब देखते हैं कि शिक्षा का स्तर जो था वो बढ़ता जा रहा था, निम्न जाति के लोग भी शिक्षा को अत्यधिक महत्व देते थे। तो फगना जो है वो एक शिक्षित व्यक्ति था। जब इस तरीके से कुछ होता है तो क्या करता है फगना, क्या कर देता है, इन पर क्या कर देता है, रिट लगा देता है। और रिट लगा देता है और कई
लंबे समय तक क्या चलता है, कोर्ट में पेशियां चलती है और मुकदमा चलता रहता है, और रिट जो है वह रिट का परिणाम कभी आता ही नहीं है। और हम देखते ही देखते रिट का तो परिणाम नहीं आया, लेकिन चौथी बार जो है वो प्रधान के चुनाव का समय वापस आ जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि जब वापस इसका चुनाव का दौर आता है तो इस बार अब क्या किया जाएगा, जिसमें किसकी जीत होगी यह हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या कि इस बार जो वापस होगा तो चौथी बार में क्या है कि प्रधान के पद के लिए अब की बार ये कुछ और ही कूटनीति खेलते हैं। अब राम सिंह जो है वो पद के लिए खड़े नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि फगना जो कब से प्रधान के लिए खड़ा होना चाहता था, फगना अपना प्रतिनिधि जो है वो किसका खड़ा करता है, ईतवारी लाल। ये एक चमार व्यक्ति है, इसको क्या करता है, प्रधान पद के लिए नामांकन जो है वो दे देता है और इसको प्रधान पद के लिए खड़ा करता है। हम यहाँ देखते हैं कि फगना के समर्थन के लिए जब इस बार महेंद्र और बलवीर जो है वो शहर से आ जाते हैं, तो प्रधान जो है उनको डराने के लिए उनका जो घर था उसको घर को जलाकर तोड़कर क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इधर जो है वो महेंद्र और बलवीर जो है वो पुनः जो है वो पिछली घटना याद करके कि किस तरीके से उनके पिताजी को मारा गया था, तो वह इस डर से क्या हो जाते हैं, वापस शहर लौट जाते हैं। तो वहां एक तो यह जीत हो ही गई, दूसरा राम सिंह ने इस बार क्या किया, एक दाव पेच खेला। वो क्या करते हैं कि इसका एक समर्थक है, चमार ही है, उस चमार का नाम क्या है, समर्थक का चमार का नाम है लच्छी राम। तो समर्थक लच्छी राम जो है उसको राम सिंह जो है वो चमार का प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है, प्रधान पद के लिए खड़ा कर देता है। लेकिन यहाँ पे अब कूटनीति क्या है, कूटनीति ये है कि राम सिंह का बेटे का नाम क्या है, नाहर सिंह। तो क्या करते हैं कि नाहर सिंह जो है इसका जो प्रधान पद के लिए नामांकन देंगे वो प्रत्यक्ष रूप से ना देकर अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, अर्थात सबको नहीं बताते कि नाहर सिंह भी इस पद के लिए खड़ा हुआ है, और वह अपनी तरफ से समर्थक जो लच्छी राम है वह लच्छी राम को खड़ा कर देता है, ताकि यहाँ भी चमार है और यहाँ पे भी चमार है, तो इन चमारों के जो वोट थे वो अपने आप आपस में क्या हो गए, टूट गए। जब हम देखते हैं कि नामांकन की जो नाम जो वापस लेने की दिनांक होती है वो जब निकल जाती है, जब समाप्त हो जाती है, और जो नामांकन जब दीवार पर या बोर्ड पर लगते हैं तो देखा जाता है कि चमारों की तरफ से दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, ईतवारी लाल और लच्छी राम, और वहीं पे इनका राम सिंह का बेटा नाहर सिंह का भी नाम दिखाई देता है। इससे सब लोग समझ भी जाते हैं, और यहाँ पर जब वोट टूटते हैं तो अंत में जो जीत होती है वह पुनः जीत किसकी हुई, उच्च कुल के व्यक्ति और वंशानुगत रूप में सत्ता हस्तांतरण की स्वार्थ लोलुप व्यक्तियों की, जिसका नाम है नाहर सिंह। और इस बार जो चौथी बार प्रधान बनता है वह कौन बनता है, नाहर सिंह बनता है। इस तरह यह जो पटाक्षेप नहीं होगा, अर्थात इस अनवरत चलने वाली जो यह प्रणाली है, जो ये सत्ता के हस्तांतरण की, वंशानुगत सत्ता हस्तांतरण की जो प्रणाली है वह निरंतर चलती रहेगी, उसका पर्दा कभी नहीं गिरेगा। यह हेतु भारद्वाज कहना चाहते हैं कि आज आजादी के बाद भी कागजी तौर पर ही हमें एक प्रजातंत्र के रूप में समतावादी समाज की बातें और वादे जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में आज भी हमारे भारतीय जो गांव है उस गांव में होने वाले चुनावों की स्थिति जो है वो ऐसी ही बनी हुई है। अगर इस तरीके से ही बनी रहनी है तो यह आज़ादी मिलना भी हमारे लिए किसी सपने के टूटने जैसा ही है। जो कि सपने देखे गए थे वो सपने जो है वो वैसे तो थे ही दुखी भरे, जो हमारे ऊपर दूसरे लोग शासन करते थे, अब उससे भी ज्यादा पीड़ादायक हो गए कि हमारे ही लोगों के साथ में जातिगत भेदभाव और सत्तागत भेदभाव में पीछे नहीं रहते। और आज भी जातिगत भेदभाव इतना ज्यादा है कि हमने इस रामनेर गांव के पात्रों और इस पूरे चुनावी दौर की इस प्रणाली से देखा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चौथी पीढ़ी तक भी इस ब्राह्मण समाज की सत्ता का ही शासन इस गांव पर था। तो ऐसे ही भारत के कई गांव हैं जिसमें उच्च कुल के व्यक्ति निम्न कुल के व्यक्तियों को कुछ नहीं समझते और अपनी खुद की जीत के लिए उनसे जैसा संपर्क बनाना चाहे बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो सत्ता हस्तांतरण की जो स्वार्थ लोलुपता है, उसका पटाक्षेप यानी कि अनवरत चलती रहेगी, पर्दा कभी नहीं गिरेगा और ये चलता ही जा रहा है। जिस दिन यह पर्दा गिर जाएगा, जिस दिन यह स्वार्थ लोलुपता जैसी भावना, जो सत्ता हस्तांतरण की भावना खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा देश जो है वो विकासशील न होकर विकसित की दौड़ में कभी का शामिल भी हो जाएगा और अपनी कई और जो कामयाबी है उसको भी हासिल कर लेगा। तो यह जो पात्र है कि किस इतनी बार कौन प्रधान बना, कौन इसके अंदर समर्थक है, कौन सा व्यक्ति है, और इसके अंदर एक सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, वो भी आ सकता है कि ये जो तीसरा प्रधान का चुनाव होता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर जब वो क्या किया जाता है कि वोटर से नाम हटा दिए जाते हैं इत्यादि और रिट लगा दी जाती है। तो क्या करती है इस बार के चुनाव में जो है सरकार क्या करती है, एक पार्टी भेजती है और उस पार्टी का जो व्यक्ति होता है उसका नाम होता है रणवीर सिंह। ठीक है, तो रणवीर सिंह को भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यह सही न्याय नहीं करके इनके द्वारा जब इनको रिश्वत देकर अपने साथ में मिला लिया जाता है, तो जो है प्रणाली वैसे के वैसे चलती है और पुनः जीत ब्राह्मणों की होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी भी इस कहानी में हमें दिखाई देती है। इसी के साथ में यह कहानी समाप्त हुई। आपको अगर यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।